सुधा जी यही इलाज करवा लेते हैं ना, क्यों खामोखा बेटे बहू के यहाँ शहर जाना। मेरा दिल नहीं हो रहा है सुधा जी शहर जाने का। ऐसा कहते कहते मुकेश जी थोड़े चिंतित हो जाते हैं, जिसे सुनकर सुधा जी कहती है, पर आप जाना क्यों नहीं चाहते हैं जी? देखिए वीरेन ने हमें खुद फोन करके वहाँ बुलाया है, और वैसे भी आपके बीमारी का इलाज अब यहाँ पर कहाँ से होगा वीरेन के पापा। इसलिए ज़्यादा सोचिए मत और शांत मन से बेटे बहू के यहाँ चलने की तैयारी कीजिए वीरेन के पापा। पर सुधा यहाँ भी तो मेरा इलाज हो ही सकता है ना। माना अपना शहर दिल्ली के जितना बड़ा नहीं है, पर यहाँ भी तो अच्छे डॉक्टर और अच्छा हॉस्पिटल है ना, तो यहीं अपना इलाज करवा लेता हूँ मैं। वैसे भी खर्चा पानी तो खुद ही करना है, तो फिर यहाँ रहो कि बेटे के पास रहो, बात तो बराबर ही है ना सुधा। बिस्तर पर लेटे लेटे मुकेश जी सुधा को कहते हैं, जो वहीं खड़े होकर बेटे के पास जाने की तैयारियां कर रही थी। अच्छा, तो अब समझ में आया मुझे वीरेन के पापा कि आप जाने से क्यों मना कर रहे हैं। पैसों को लेकर आप बात कर रहे हैं ना, तो क्या हो गया वीरेन के पापा अगर हम अपने कमाए पैसे से खुद का इलाज करवा रहे हैं तो? आखिर क्या फर्क पड़ता है वीरेन के पापा, पैसे हम दे या वीरेन दे? जाना तो घर से ही है ना, फिर कहीं से भी जाए, पर मेरे लिए तो आपका स्वस्थ होना ज़्यादा जरूरी है। आप हैं तो सब कुछ है वीरेन के पापा। ऐसा कहते कहते सुधा जी थोड़ी भावुक हो जाती है। दरअसल कुछ दिनों पहले अचानक मुकेश जी की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी और सीने में भी हल्का हल्का दर्द हो रहा था। इसलिए उन्हें गांव के डॉक्टर को दिखाया गया, पर वो दवाई ज़्यादा काम नहीं कर रही थी। इसलिए सुधा जी अपने बेटे वीरेन को बताई तो उसने गांव से शहर आने को कहा, क्योंकि गांव में इलाज की सुविधाएं नहीं थी। पर शहर आने से पहले वीरेन ने साफ साफ लफ्जों में अपनी माँ को कहा, माँ खाली हाथ मत आना, पापा के इलाज के पैसे भी साथ लेकर आना, तभी मैं आगे डॉक्टर से बात कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं पापा के इलाज पर खर्च कर सकूं। बस यही बेटे के कहे शब्द सुनकर सुधा जी के दिमाग में हिलोड़े मार रही थी कि कैसे बीमारी के खर्चे का नाम सुनकर वीरेन अपने हाथ पीछे कर लिया था। कैसे उसने फट से कह दिया था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पापा के इलाज में इतने पैसे दे दूं। बाप के इलाज के लिए 5 लाख नहीं दे सकता था और बीबी के गहने खरीदने के लिए तुरंत पैसे बरसने लगे थे। मन तो इस बात से उनका भी दुखा था, पर मुकेश जी के सामने चुप हो गई, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पति की चिंता थी। वो किसी भी तरह मुकेश जी को स्वस्थ तंदुरुस्त देखना चाहती थी, इसलिए इस बात पर कोई बहस नहीं की। मन में सुधा जी के ये सब उथल पुथल चल ही रहा था कि मुकेश जी कहते हैं, सुधा कहाँ खो गई तुम? मैं कब से 1 गिलास पानी मांग रहा हूँ और तुम हो कि पता नहीं कहाँ खोई हुई हो। जी अभी लाई कहकर सुधा रसोई से 1 गिलास पानी लाकर देती है और जल्दी से अपना सामान बांधने लगती है। कल सुबह की ही ट्रेन थी। मुकेश जी का तो रत्ती भर मन नहीं हो रहा था, पर इलाज के लिए जाना ही पड़ा, क्योंकि दिल्ली में अच्छे अच्छे अस्पताल थे और हार्ट सर्जरी के लिए दिल्ली से अच्छा कोई शहर नहीं था।
इसलिए समय से स्टेशन पहुंच जाते हैं दोनों। दिल्ली पहुंचने के 2 दिन बाद ही डॉक्टर ने उन्हें हार्ट सर्जरी की सलाह दी। क्योंकि उनका 2 बाल ब्लॉक था, इसलिए छोटा सर्जरी कहने को बोले डॉक्टर। 2 दिन बाद उनका हार्ट सर्जरी था, जिसका अपॉइंटमेंट पहले से ही वीरेन ने ले रखा था। बीपी शुगर सब नॉर्मल होने के बाद मुकेश जी का हार्ट सर्जरी हो जाता है। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वो बेटे बहू के यहाँ आ जाते हैं, ताकि बीच बीच में डॉक्टर को दिखाया जा सके और सलाह मशवरा किया जा सके। अभी 1 हफ्ता ही हुआ था मुकेश जी की सर्जरी का, और डॉक्टर ने उन्हें थोड़ा थोड़ा कमरे में ही टहलने बोले थे। इसलिए वो अपने कमरे से निकलकर हॉल में टहल रहे थे कि तभी वहाँ वीरेन आता है और कहता है, पापा आप अपने कमरे में ही टहला कीजिए। वो क्या है ना, मुग्धा को यूं ऑफिस से आते आपको हॉल में टहलना पसंद नहीं आता है। उसे ऑफिस से आते टीवी देखने की आदत है, इसलिए कह रहा हूं अपने कमरे में ही टहला कीजिए। वीरेन की बात सुनकर मुकेश जी और सुधा जी तंग रह जाते हैं और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले जाते हैं। एक संडे जब मुग्धा घर पर थी तो अपने और वीरेन के लिए चाय बना रही थी, जिसे देखकर सुधा जी भी मुग्धा को बोली, बहू तेरे पापा जी के लिए भी 1 कप चाय और बना देना। वो क्या है ना, उन्हें ठंड लग रही थी बारिश की वजह से, तो उन्हें भी 1 कप चाय दे देना। ऐसा कहकर सुधा जी अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी मुग्धा गुस्से से कहती है, मम्मी जी वीरेन ने अभी अभी आपको और पापा जी को चाय दिया था ना, और अब फिर से? देखिए इतना चाय पीना अच्छा नहीं है, थोड़ा नियंत्रण में रहना सीखिए। यूँ बार बार चाय पीना और बार बार खाना खाना अच्छा नहीं है। और वैसे भी मैं यहाँ आप लोगों के लिए चाय और खाना बनाने नहीं आई। मेरे पास आप लोगों के अलावा भी 100 काम है, इसलिए आइंदा मेरे से यूँ फरमाइशें मत किया कीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुग्धा के ऐसे शब्द सुनकर सुधा जी हक्की बक्की रह गई। ऐसा लगा जैसे उनके शब्द मुंह में ही अटक गए, क्योंकि वीरेन भी वहीं खड़ा होकर ये सब सुन रहा था, पर मुग्धा को डांटने के बजाय मुग्धा के हाँ में हाँ मिला रहा था। इसलिए बिना कुछ कहे सुधा जी वहाँ से अपने कमरे में आ जाती हैं और चुपचाप आकर बैठ जाती हैं। सुधा जी की चुप्पी देखकर मुकेश जी समझ चुके थे कि फिर से उन दोनों ने कुछ न कुछ कहा होगा, इसलिए वो भी सुधा जी का खामोश चेहरा देखकर शांति से अखबार पढ़ने लगे। दरअसल मुग्धा बेहद ही नकचढ़ी और गर्म मिजाज लड़की थी, जिसे न अपने सास ससुर की परवाह थी और न ही घर परिवार की परवाह थी। वो बेहद घमंडी लड़की थी, उसे सिर्फ खुद से मतलब था। मुग्धा किसी बड़े इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी, वो भी बड़े पोस्ट पर थी, इसलिए हमेशा एटीट्यूड में रहती थी। और वीरेन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, इसलिए काम से जल्दी घर आ जाता और घर की सारी जिम्मेदारी वही निभाता था। यहाँ तक कि रसोई में खाना भी बनाता था और मुग्धा के अनुरूप भी चलता था। मुग्धा को साफ सफाई और अप टू डेट घर चाहिए रहता था, इसलिए वीरेन इसके लिए अपने माँ पापा को भी बोलने से नहीं चूकता था। तभी तो हर छोटी छोटी चीज के लिए कभी मुकेश जी को तो कभी सुधा जी को टोकता रहता था। अभी उस दिन की ही बात थी जब मुकेश जी पानी पीकर गिलास डाइनिंग टेबल पर ही छोड़कर जाने लगे कि तभी वीरेन मुकेश जी को कहता है, पापा ये गिलास यहाँ टेबल पर से हटाकर
रसोई के सिंक में रख कर आइए। कितनी बार कहा है आपसे कि ऐसे ही कोई सा भी सामान यहाँ वहाँ मत छोड़िए। कभी ग्लास, तो कभी अखबार, तो कभी आपका तौलिया, तो कभी आपका चश्मा, तो कभी आपका दवा इधर उधर बिखरा ही रहता है। अरे कभी तो उस जगह पर रखा कीजिए। पूरे घर में आप लोगों का जमावड़ा बिखरा रहता है। आपको पता है ना, मुग्धा को ऐसा बिखरा घर बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी आप अपनी आदतों से बाज नहीं आते। ऐसा कहकर वीरेन अपने काम में लग जाता है और मुकेश जी मुंह देखते रह जाते हैं कि तभी सुधा जी आती हैं और जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई में लग जाती हैं, ये सोचकर कि उस दिन की तरह फिर से ना मुग्धा गुस्से से तमाशा करने लगे। आज फिर से बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मुकेश जी बहुत चक्के रह गए। वो तो बेटे के घर को अपना घर समझकर रहने आए थे, पर यहाँ आकर उन्हें लगा कि ये उनका घर है ही नहीं। वो तो यहाँ बस एक मेहमान है जिन्हें 2 वक्त की रोटी और चाय भी नाप तौल कर दी जाती थी। अपने गांव के घर में वो जब कभी चाय पी लेते थे, मन मर्जी से कुछ भी खा लेते थे, पर यहाँ तो बेटे के घर में उन्हें बहुत सोच समझकर बोलना पड़ता था और खाना पड़ता था। मजबूरी में वो यहाँ आए थे। वे दोनों तो अच्छे भले गांव में ही रह रहे थे। आज उनका मन बहुत दुख रहा था, इसलिए सुधा जी से कहते हैं, सुधा यहाँ से चलो, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? इस घर में मेरा दम घुटता है। ये बेटे का घर है, हमारा घर नहीं है सुधा। मैंने पहले भी कहा था ना तुमसे कि मत चलो बेटे के घर। दुखी आत्मा से कराहते हुए मुकेश जी बोले जा रहे थे कि तभी सुधा जी कहती, आप चुपचाप लेटे रहिए और शांति से डॉक्टर की दवाइयाँ खाइए। मुझ कम पढ़ी औरत को तो समझ में नहीं आता है कुछ भी कि कौन सी दवाई कब खानी है और कितना खाना है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसा भी है बेटे बहू यहाँ रखा तो है ना, एक बार आपका इलाज हो जाए फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। सुधा जी मुकेश जी को दिलासा देते हुए बोली। खैर जैसे तैसे 25 दिन बीत गए और डॉक्टर ने कुछ दिन और रुकने बोले मुकेश जी को, ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। मन मारकर रुकना ही पड़ा, क्योंकि उन दोनों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इधर सुधा जी भी डायबिटीज़ की मरीज थी, इसलिए उन्हें हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। एक दिन जब शाम को रोटी बनाने वाली नहीं आई तो उन्हें जोरों की भूख लग रही थी, पर बहू की रसोई में सिर्फ खाना बनाने वाली ही जा सकती थी। सुधा जी को वहाँ कुछ करने की भी इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो भूख से बेचैन हो रही थी, जिसे देखकर मुकेश जी सुधा जी को कहते हैं, मुझे पता है सुधा तुम्हें भूख लग रही है और आज खाना बनाने वाली भी अभी तक नहीं आई, पर फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकती हो सुधा। पर सोचो, अगर हम अपने घर में होते तो तुम्हें क्या कभी ऐसे तड़पना पड़ता? नहीं ना, इसलिए तो कहता हूँ सुधा, चलो अपने घर चलते हैं। बेटे के घर में तो हमारी भूख प्यास और हमारी कोई कदर ही नहीं है। अभी मुकेश जी ये सब कह ही रहे थे कि तभी वीरेन कमरे में आता है और कहता है, मुग्धा और मुझे एक पार्टी में जाना है, तो हमें आने में लेट हो जाएगा, और आज खाना बनाने वाली भी नहीं आई, इसलिए सुबह की रोटी कैसरोल में रखी हुई, वे आप दोनों खा लेना। साथ में मैंने अचार निकाल कर भी बाहर रख दिया है।
वीरेन के ऐसा कहने पर सुधा जी कहती, लेकिन बेटा तेरे बाबूजी तो हार्ट पेशेंट है और अभी अभी उनकी छोटी सर्जरी हुई। ऐसे में उन्हें बासी रोटी खाना सही नहीं है। उनके लिए तो दलिया बनाना होगा ना। सुधा जी अभी बोल ही रही थी कि वीरेन उनकी बातों को अनसुनी करते हुए मुग्धा के साथ पार्टी में चला जाता है। उन दोनों के जाते ही सुधा जी रसोई में जाती है और कैसरोल को खोलकर देखा तो उसमें 2 पतले पापड़ सी सूखी रोटी पड़ी हुई थी। उन्हें तो इस तरह ठंडी रोटी खाने की आदत भी नहीं थी। आखिर अपने गांव में हमेशा गर्म मोटी रोटी और ताज़ी रोटी ही खाई थी। इसलिए सुधा जी ने हिम्मत करके मुकेश जी के लिए दलिया चढ़ा दिया था। फिर उन्हें दलिया खिलाकर दवाई दे दी और खुद वो बासी रोटी खा ली और अपने कमरे में सोने चली गई, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सुबह तेज आवाज़ से उनकी नींद खुली तो वो सीधा उठकर बाहर आ गई। उनके बाहर आते ही वीरेन चीखते हुए अपनी माँ से कहने लगा, मम्मी आपने किसकी इजाज़त से मेरे घर में दलिया बनाया और पूरा रसोई बिखरा कर छोड़ दिया। वो तो बेटे के मुंह से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर स्तब्ध रह गई, पर उन्हें समझ आ गया था कि ये उनके बेटे की जुबान नहीं थी, बल्कि वो बहू की जुबान से बोल रहा था, क्योंकि बहू को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती थी। सब कुछ बेटा ही कह देता था। आज सुधा जी को रहा नहीं गया और वो बिफर गई और फिर गुस्से से कहने लगी, हाँ पता है ये तेरा घर है और तेरे घर में तेरी और तेरी पत्नी की चलती है। ये बात अलग है कि ये तेरा फ्लैट तेरे बाबूजी ने अपनी ज़मीन बेचकर तुझे दिलाया था, पर फिर भी इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है। हमें तो इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी मर्जी से अपनी पसंद का कुछ बनाकर खा सके। तेरे घर में हम दोबारा चाय नहीं पी सकते, पर यह बात और थी कि जब तू छोटा था तो हमने अपना पेट काटकर तुझे दोनों समय दूध पिलाया था। तेरे नखरे उठाए थे। तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तुझे खिलाने को तेरे पीछे पीछे दौड़ा करती थी। तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तेरे चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी। तेरी पसंद के लिए मैं और तेरे पापा अपनी पसंद भुला देते थे। तेरे घर में तेरी पत्नी को हमारा बिखरा सामान पसंद नहीं है, पर यह बात अलग है कि तू अपना बचपन मेरे घर में बिताया था, जहाँ तेरे खिलौने हमेशा बिखरे रहते थे। तेरी किताबें, तेरे स्कूल के कपड़े, तेरे पेन पेंसिल सब पूरे घर में फैले रहते थे। तेरे गंदे जूतों की मिट्टी से रोज आंगन गंदा होता था। तेरे घर में तो तू अपने हिसाब से रह सकता है, तेरी पत्नी रह सकती है, पर तेरे माता पिता को तेरे घर में खुश रहने की इजाज़त नहीं है। तेरा घर हमारे लिए तो एक जेल है, जहाँ हम बात भी नहीं कर सकते, जहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ खा भी नहीं सकते और ना ही कुछ कर सकते। हाँ बेटा, ये तेरा घर है जहाँ तेरे माँ बाप अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकते। हम लोग आज ही गांव चले जाएंगे। हम दोपहर को ही अपने घर चले जाएंगे। ये तेरा साफ सुथरा घर तुझे मुबारक हो, और तेरे पापा का इलाज भी मैं खुद शहर आकर करवा लूँगी। अब तो मैं भी सब जान चुकी हूँ। तेरा घर तू अपने पास में ही रख। हमारे पास ईश्वर की कृपा से गांव में घर है, जहाँ हम अपना बुढ़ापा बिता लेंगे, पर तेरे घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। अपने बीमार पिता को तुझे ये कहते हुए तनिक भी शर्म नहीं आई थी
कि ग्लास सिंक में रख दे। तो इतना भी नहीं सोचा कि वो अभी कमजोर है और बीमार भी है। ग्लास और सामान तू भी अंदर रख सकता था, पर तुझे तो अपनी पत्नी की सेवा से फुर्सत मिले तो हमारे लिए कुछ करेगा ना। ऐसा कहकर सुधा जी तुरंत अपना सामान बांध ली और दोपहर तक मुकेश जी के साथ अपने गांव के लिए निकल गई और वापस कभी लौट कर नहीं आई। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे से सदा के लिए रिश्ता भी तोड़ लिया और अपनी प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दी। सुधा जी और मुकेश जी के ऐसा करने से वीरेन को शुरू में कोई फर्क नहीं पड़ा, पर गुजरते वक्त के साथ जब मुग्धा अपने और अपने माता पिता में व्यस्त रहने लगी, तब वीरेन को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी का एहसास होने लगा। उसका मन उसे धिक्कारने लगा था, क्योंकि उसने अपने माँ पापा के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, जिसकी माफी नहीं मांगी जा सकती थी। इसलिए वो अंदर ही अंदर घुटने लगा, पर उसके उस घुटन से मुग्धा को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए तो सब कुछ आज भी वैसा का वैसा ही था। आज मुग्धा तो खुश थी वीरेन को अकेला करके, पर वीरेन उस दिन के बाद से कभी खुश नहीं रह पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके माँ पापा का कूड़न उसे जीने नहीं दिया। वीरेन को अपनी गलती का एहसास तो जरूर हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज वीरेन अपने माँ पापा को हमेशा के लिए खो चुका था, जिसका अफसोस उसे ताउम्र तड़पाता रहा, उन दोनों के जाने के बाद भी। प्रिय दोस्तों, ये कैसी विडंबना है आज के जनरेशन की, जिसे अपने माता पिता ही बोझ से लगने लगते हैं, जबकि बच्चे अपने माता पिता के घर में वर्षों अपनी मनमर्जी से रहते आए हैं, खाते पीते भी अपनी मर्जी से, जो इच्छा होती है वैसा करते हैं। पूरी आज़ादी होती है बच्चों को अपने माता पिता के घर में, पर माता पिता बच्चों के घर में अपनी मर्जी से ना तो रह पाते हैं, ना ही खा पी पाते हैं, और बोलने का तो अधिकार ही छीन लिया जाता है। यहाँ तक कि सांस भी उन लोगों की मर्जी से ही चलती है, वो ना ही खुलकर जी पाते हैं, क्योंकि उन पर पाबंदियों की दीवार बना दी जाती है, जो बिल्कुल गलत है। विचार कीजिएगा।